देखो, हम लोगों की जो पिछली क्लास हुई थी, पिछली क्लास में हम लोगों ने एक बेसिक इन्फॉर्मेशन ले ली थी टैक्स स्लैब्स की, कि किनको टैक्स भरना पड़ता है और किन्हें टैक्स नहीं भरना पड़ता है। अभी जो तुम्हारी किताब है, इस पर्टिकुलर किताब में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जैसे कि पैन कार्ड किसे कहते हैं, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, जो कि मुझे लगता है कि जितना इम्पोर्टेंट तुम्हारे लिए ये टैक्स स्लैब याद करना है, जितना इम्पोर्टेंट नेक्स्ट एक्सरसाइज तुम्हारे लिए सॉल्व करना है, उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारे लिए ये छोटी छोटे टेक्स्ट बुक के बीच की इंफॉर्मेशन करना भी है, क्योंकि इससे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। ठीक है, तो देखो, ये तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि गवर्नमेंट किसी भी देश की टैक्स लेती क्यों है। हाँ, ये बात अलग है कि उसमें आपको मिलता बहुत कम है और आप देते कुछ ज़्यादा हो। ठीक है, बट टैक्स लिया किस लिए जाता है? सिंपल सा रीज़न है कि जब कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ जाता है, तो जिस जगह के व्यक्ति लोगों को नुकसान पहुंचता है, वहाँ पे उस नुकसान की भरपाई करने के लिए टैक्स लिया जाता है। हम जिस रोड पे चलते हैं, उस रोड के निर्माण कार्य के लिए टैक्स लिया जाता है। अलग अलग जो स्कीम्स होती हैं, राशन बंटता है, बेटी बचाओ, पोलियो बूथ वगैरह वगैरह, इनमें आप इस पैसे से आपका टैक्स जो आप देते हो, इससे ये काम आता है। गवर्नमेंट सैलरीज जो आती हैं वो इससे थ्रू जाती हैं। सो टैक्स देने का मतलब ये होता है कि हम बेसिकली जो सर्विसेज हमें मिल रही हैं, ठीक है, उन सर्विसेज को हम लोग पे कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो, टैक्सेस दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं डायरेक्ट टैक्सेस और एक को कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट टैक्सेस एंड व्हाट डू यू मीन बाय इनडायरेक्ट टैक्सेस? जो टैक्स पेयर डायरेक्टली भरता है उसे हम लोग कहते हैं डायरेक्ट टैक्सेस, जैसे कि इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी इन द सेंस, अगर आप बाहर की किसी कंट्री से कोई एक महंगी चीज़ खरीद कर लेकर आ रहे हो, ठीक है, तो उस महंगी चीज़ के बदले में आप लोगों को एक सर्टेन टैक्स इंडियन गवर्नमेंट को एयरपोर्ट पे करना पड़ता है। या फिर अगर आपका पार्सल आ रहा है तो डाक विभाग उस चीज़ को कलेक्ट करता है आपके एयरपोर्ट के बद से। ठीक है, एयरपोर्ट के बदले में वो आपसे कलेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं मैंने एक लैपटॉप मंगाया था, तो वो लैपटॉप जब वहाँ पे इंडिया वापस आया, मुझे पोस्ट ऑफिस वाले लोगों ने उसको डिलीवर किया, इंडियन पोस्ट ने। तो वो जो इंडियन पोस्ट ने उस लैपटॉप के लिए मेरे से कस्टम ड्यूटी 8,000 समथिंग कुछ ली थी। ठीक है, तो ये होती है कस्टम ड्यूटी। हम लोग हमेशा साल ख़त्म होने के बाद मार्च वाले महीने के आसपास टैक्स हम लोग भरते हैं, इन ITR फाइल करते हैं। ठीक है, वो मैं खुद करती हूँ, बराबर। अच्छा, मैं इन द सेंस मैं डायरेक्टली तो नहीं करती हूँ, मैं CA को देती हूँ और CA करता है, डन। बट हाँ, इसमें मैं खुद पे कर रही हूँ। मेरा घर का, बिल्डिंग का प्रॉपर्टी टैक्स आता है, वो जाके मैं भर के आती हूँ। तो ऐसे कई टैक्स होते हैं जो हम खुद डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं, लेकिन कई ऐसे टैक्स होते हैं जो हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं करते। जैसे कि मान के चलिए क्या, कल का ही मैं इंसिडेंस बताती हूँ। हम लोगों ने एक बेसिन परचेज किया था, एक्स अमाउंट का वो बेसिन था, उस बंदे ने हमको बताया। फिर उसके बाद उस एक्स अमाउंट के का जब उसने बिल हमको दिया, तो मैं ये देख रही हूँ कि मैंने 3,000 रुपये GST भरी है उस पर, उस पर्टिकुलर चीज़ पर जो मैंने कल परचेज़ किया। बेसिन मैंने कल परचेज़ किया, उस बेसिन पे 3,000 रुपये मैंने GST भरी हूँ। ये GST क्या है? ये भी एक प्रकार का टैक्स है, लेकिन ये वो टैक्स है जो हम दुकानदार को देते हैं और दुकानदार फिर जाके इसको क्या करता है, गवर्नमेंट को पे करता है। मतलब क्या तुम या मैं डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास गए क्या इस टैक्स को पे करने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं गए, हम दुकानदार के थ्रू गए। ठीक है, हम दुकानदार के थ्रू गए, ठीक है ना। अच्छा, ठीक है। सो देयरफॉर जब हम दुकानदार के थ्रू जा रहे हैं या किसी और थर्ड पार्टी के थ्रू जा रहे हैं जो हम टैक्स नहीं देते, हम उसको पैसा दे देते हैं, वो हमारे पैसे को फिर क्या करता है, गवर्नमेंट तक पहुंचाता है। तो ऐसे केस में हम लोग उसे क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो पेपर में 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए
डायरेक्ट टैक्सेस के कुछ एग्जाम्पल्स और बताइए इनडायरेक्ट टैक्सेस के कुछ एग्जाम्पल्स। तो ध्यान रखना, एक्साइज ड्यूटी आप लोगों के इनडायरेक्ट टैक्सेस में आती है, सर्विस टैक्स इनडायरेक्ट टैक्सेस में आता है, जीएसटी वगैरह ये सब इनडायरेक्ट टैक्सेस में आता है। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए। उसके अलावा अब बात करते हैं इनकम टैक्स की। तो थोड़ा सा देखो, यहाँ जीके फैक्ट दिया है जो अगेन मैं बता दूँ, तुमको पता होना चाहिए कि इनकम टैक्स का जो एक्ट है वो 1961 में आया था और जिसको लागू किया गया 1 अप्रैल 1962 में। मतलब इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, ये चीज़ 1961 में आई और इसको इफ़ेक्ट में लाया गया 1962 से। ठीक है, इसको इफ़ेक्ट में लाया गया कहाँ से? 1962 से। ठीक है, ये आपको ईयर याद होने चाहिए। हो सकता है आपके टीचर 1 मार्क के लिए यार आपसे ये चीज़ पूछ ले, है ना। खैर, आगे बात करते हैं। अब देखो, इनकम टैक्स से रिलेटेड 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, वो आपको पता होना चाहिए। जब आप बड़े होकर ऑब्वियस है कि आप कभी ना कभी टैक्स तो पे करोगे, है ना। तो जब हम टैक्स पे करते हैं तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट 2 चीज़ें होती हैं। वो 2 चीज़ें क्या है? सबसे पहले तो आपके पास होना चाहिए पैन कार्ड। जैसे आपकी अपनी स्वयं की पहचान के लिए आधार कार्ड होता है, वोटिंग कार्ड होता है, वैसे ही आप लोगों के पास क्या होता है? एक पैन कार्ड जैसी एक चीज़ होती है जिसका फुल फॉर्म है परमानेंट अकाउंट नंबर। ये पर्टिकुलर पैन कार्ड हर बंदे के पास होना चाहिए। जैसे कि मेरी चाची, ना वो कोई जॉब करती हैं, वो एक हाउसवाइफ है, बट स्टिल उनके पास ये पैन कार्ड है। आजकल एक्चुअली पैन कार्ड होना बहुत ही, पता है क्या, मैंडेटरी इवेंट हो गया है। पता है, बहुत ही ज़्यादा एक मैंडेटरी इवेंट हो गया है। वो वाली चीज़, अगर मतलब आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो वो चीज़ ऐसी हो जाती है कि अरे आपके बैंक से रिलेटेड बहुत सारे काम आप लोगों के क्या होंगे? अटक जाएंगे, है ना। तो पैन कार्ड इज़ वेरी नेसेसरी। ये एक 10 डिजिट का अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर है। अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर का मतलब होता है उसमें आपके पास अल्फ़ाबेट्स भी होंगे और उसमें आपके पास नंबर्स भी होंगे। ठीक है, जैसे कि मेरा पैन कार्ड नंबर क्या है? इलॉप्स 1086K। ठीक है, ये मेरा पैन कार्ड नंबर है। इसमें देखो अल्फ़ाबेट्स भी हैं और इसमें देखो नंबर्स भी हैं, है ना। तो ये 10 डिजिट का अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर होता है। 1 मार्क के लिए क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि बताइए आप लोगों का अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर पैन कार्ड में कितने डिजिट्स के होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ठीक है, ये कितने डिजिट्स के होते हैं हमारे, आप लोगों के 10 डिजिट के होते हैं। आपको हर जगह पता है कि आजकल पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट है, हर जगह। आप अगर किसी जगह पे क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो भी आपको पैन कार्ड चाहिए होता है। बैंक में अगर आप कोई लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो या कुछ चीज़ें परचेज कर रहे हो वाया बैंक, तो आपको पैन कार्ड की ज़रूरत होती है ना। अगर आप इनकम टैक्स पे कर रहे हो तो आपको पैन कार्ड की ज़रूरत होती है। आप अगर शेयर मार्केट में हो या म्यूचुअल फंड्स में कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको पैन कार्ड की ज़रूरत होती है। सो पैन कार्ड इज़ अ वेरी नेसेसरी डॉक्यूमेंट दैट वी हैव टुडे। एज वेल एज आप पैन कार्ड को इस पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हो कि मैं मेरे पैन कार्ड को इस्तेमाल कर रहा हूँ किस काम के लिए? आइडेंटिटी के तौर पे यूज़ करने के लिए। जैसे कहीं पे मुझको दिखाना है कि हाँ मेरा नाम सही में उर्वशी है, तो मैं क्या करूँगी? मैं पैन कार्ड को रख दूँगी सामने। बंदा मेरा पैन कार्ड देखेगा, उसको यकीन हो जाएगा हाँ यार ये लड़की तो क्या है, उर्वशी ही है। ठीक है, ओके, ठीक है, ऐसा रहता है, बराबर, ये वाली काम चलता है। तो ये होती है पैन कार्ड। और दूसरी चीज़ आपको जो इनकम टैक्स के बारे में पता होनी चाहिए वो ये 2 शब्द। एक शब्द होता है फाइनेंशियल ईयर और दूसरा शब्द होता है असेसमेंट ईयर। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर का मतलब, अब ध्यान से सुनो, कहीं अगर लिख कर दिया है 2016 से 2017 तो उसी सेम ईयर का आपको असेसमेंट ईयर भी पूछा जा सकता है। ठीक है, उसी सेम चीज़ का आपको क्या पूछा जा सकता है? असेसमेंट ईयर भी पूछा जा सकता है। तो देखो, जब हम बोलते हैं कि अच्छा अभी हम लोगों का फाइनेंशियल ईयर 2016 से 2017 है, तो असेसमेंट ईयर उसी सेम चीज़ का 1 साल ज़्यादा वाला होता है। उसी सेम चीज़ का जो असेसमेंट ईयर होता है वो 1 साल ज़्यादा वाला होता है। 1 साल ज़्यादा वाले को उसका असेसमेंट ईयर कहते हैं। मतलब 16-17 का अगर आपको असेसमेंट ईयर लिखना है तो 16-17 का असेसमेंट ईयर होता है 17-18।
अगर आपको 17-18 का असेसमेंट ईयर लिखना है तो उसका असेसमेंट ईयर होता है उससे एक ज़्यादा, यानी कि 18-19 का। ठीक है, ऐसा होता है। डन, ठीक है, डन। तो ये आपको पूछा जा सकता है कि एक कोई भी फाइनेंशियल ईयर दे दे, जैसे 2020 से 2021 दिया है फाइनेंशियल ईयर, इसका असेसमेंट ईयर आपको लिखना है। तो इसका असेसमेंट ईयर क्या होगा? इसका असेसमेंट ईयर इससे एक ज़्यादा वाला होगा, ये बात का ध्यान रखना। इससे क्या होगा? एक ज़्यादा वाला। तो इससे एक ज़्यादा वाले का क्या मतलब है कि 2021 से लेके 2022 ये उसका असेसमेंट ईयर कहलाएगा। तो 1 मार्क के लिए आपके टीचर आपको असेसमेंट ईयर लिखो इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का, ये भी दे सकते हैं, या फिर इसका उल्टा भी दे सकते हैं कि अगर आपको असेसमेंट ईयर दिया है तो आप उसका फाइनेंशियल ईयर लिखो। तो ध्यान रखना, फाइनेंशियल ईयर से एक स्टेप ज़्यादा होता है क्या? असेसमेंट ईयर। और असेसमेंट से अगर फाइनेंशियल आना है तो एक साल क्या करना पड़ेगा? आप लोगों को कम करना पड़ेगा, तब आपको क्या मिलेगा? फाइनेंशियल ईयर मिलेगा। ठीक है, डन, ओके, डन। इसके अलावा आप लोगों को फाइनेंशियल ईयर का मीनिंग पता होना चाहिए। देखो, वैसे तो हम लोगों के लिए नया साल 1 जनवरी से शुरू हो जाता है, बट जो लोग बैंकिंग सेक्टर से हैं या फिर जिनका काम हिसाब किताब से संबंधित है, इन लोगों का फाइनेंशियल ईयर अलग है। इनका 1 जनवरी से शुरू नहीं होता है। ठीक है, 1 जनवरी से इनका नहीं होता, इनका शुरू होता है 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल 2016 से इनका शुरू होता है और नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च आपके 2017 तक चलता है। तो आप लोगों को ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए कि एक आपको ईयर दिया है 2019 से 2018, बताइए इसकी फाइनेंशियल ईयर की डेट्स क्या होंगी? सॉरी, 19 to 20। तो आपको बताना है कि शुरू हो रहा होगा 1 अप्रैल 2019 से कहाँ तक? आप लोगों का 31 मार्च 2020 तक। ठीक है, शुरू होने वाली डेट क्या है? आप लोगों की अप्रैल, ओके, और आप लोगों के ख़त्म होने वाली डेट क्या है? 31 मार्च 2020। इज़ इट क्लियर? ठीक है मैडम, इट इज़ डन, है ना। तो ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको पेपर में पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा नीचे आपको अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं कि किन किन लोगों को टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। तो अगर कोई भी फार्मर है और जो खेती करके पैसा कमा रहा है, मतलब उसने अपनी कोई खेती में कुछ सामान उगाया, फिर खेती का सामान उन्होंने बेचा, तो खेती से आए हुए पैसे को टैक्स में काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है, खेती से आए हुए पैसे को टैक्स में काउंट नहीं किया जाता है। इसके अलावा अगर आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखा है तो सेक्शन 80D के अंतर्गत, सेक्शन जैसे अलग अलग होते हैं ना हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि अच्छा ठीक है इसके तहत इतना, इसके तहत इतना, बुक में हमारी कि हमारी बुक के इस पन्ने में इस लाइन में ये इन्फॉर्मेशन लिखी है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो हमारे को सेक्शन 80D के अंतर्गत टैक्स हेल्थ इंश्योरेंस के लिए पे करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, हम लोग 80C के अंतर्गत साल भर में कितना पैसा बचा सकते हैं? 1.5 लाख रुपए बचा सकते हैं। मतलब अगर कोई ये बोलेगा कि मैं जितना भी पैसा कमाता हूँ उसको मैं अलग अलग प्रकार के इंश्योरेंस, अलग अलग प्रकार के LICs, अलग अलग प्रकार के इन्वेस्टमेंट्स सब में लगा दूंगा, जाओ मुझे टैक्स ही भरना ना पड़े, तो ऐसा नहीं है। एक साल में सेक्शन 80C के अंतर्गत आप अगर मैक्सिमम अपना टैक्स अगर बचा सकते हैं तो आप कितना बचा सकते हैं? आप वहाँ पे 1.5 लाख तक का ही टैक्स बचा सकते हैं। 1.5 लाख से ऊपर अगर आपने इन्वेस्ट किया भी है तो वो चीज़ आपकी माफ़ नहीं होगी, उस पर आपको टैक्स भरना ही पड़ेगा। ठीक है, डन, ओके। बस यही था आप लोगों की कहानी, प्यारी सी। यही बस थोड़ी सी बातचीत मुझे तुम्हारे साथ डिस्कस करनी थी कि पैन कार्ड, असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि ये सारी चीज़ें टेक्स्ट बुक का ही पार्ट है ना, तो क्यों नहीं पूछेगा, एक टीचर बिल्कुल पूछ सकता है आपसे। तो ऐसे केस में आपको ये चीज़ आनी चाहिए थी, है ना। तो फिलहाल अभी इस डिस्कशन को हम लोग यहाँ पे रोकते हैं। नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोग ये सेकेंड एक्सरसाइज में हम लोगों की मूव करेंगे और उस सेकेंड एक्सरसाइज का जो पहला सवाल और दूसरा सवाल है इस पर बातचीत आगे कंटिन्यू करते हैं।